हैं लार्ज कैप से मिड कैप कैटेगरी में, और फिरोज ने पिक किया है मिड कैप कैटेगरी में कोटक मिड कैप फंड ग्रोथ ऑप्शन। कोटक में एक पिछले 1-2 साल काफ़ी चर्न रहा है। उनके जो 2-3 स्टार फंड मैनेजर हैं वो छोड़ के गए हैं, जैसे पंकज टिब्रेवाल ने अपना खुद का स्टार्ट किया, हरीश कृष्णन छोड़ के किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में गए हैं। हालांकि नीलेश भाई अभी भी हैं वहाँ पर, वो लीडरशिप उनकी इंटैक्ट है। लेकिन कोटक मिड कैप फंड चूज़ करने का आपका क्या कारण रहेगा? और ये काफ़ी रीजनेबली बड़ा फंड है, एक्चुअली 60,000 करोड़ का फंड है, और नॉर्मली कहते हैं कि बड़े फंड्स में थोड़ा सा अल्फा जनरेट करना या आउट परफॉर्म करना थोड़ा टफ होता है। तो ऐसे में आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये आउट परफॉर्म करेगा? ये इसलिए आउट परफॉर्म करेगा। फिर मिड कैप इटसेल्फ इज अ ट्रिकी प्लेस एंड अ वेरी गुड प्लेस टू बी इन फॉर FY26। क्या होता है कि निफ्टी टॉप 100 में तो 100 है, लार्ज कैप में। स्मॉल कैप की डिटेल तो कुछ भी हो सकती है, मिड कैप के सिर्फ 150 स्टॉक है। कोई भी कैटेगरी में मिड कैप का पैसा आ ही जाता है। फ्लेक्सी कैप में भी मिड कैप डल जाता है, मल्टी कैप में भी मिड कैप डल जाता है, स्मॉल कैप वाला भी थोड़ा मिड कैप तो रखता ही है। तो मिड कैप इज अ प्लेस वेयर देयर आर फ्यूअर स्टॉक्स, $1 ट्रिलियन मार्केट कैप, बट फ्लोज आर कमिंग 4-5 जगह से। उसके जो टॉप वेट्स है ना, वो एब्सोल्यूट रिटर्न भी अच्छे देंगे। अच्छा, क्योंकि अगर पैसे चारों जगह से आ रहे हैं, वेटेजेस बहुत लॉपसाइडेड होते हैं। जैसे हम नेक्स्ट 50 की बात करें थे ना, अब वेटेजेस फर्स्ट निफ्टी के और लास्ट वाले में जमीन आसमान का अंतर है इंडेक्स में। और जो शफल होता है बिटवीन निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50, जो यहां से घुसता है वहां आता है, बिल्कुल, उसकी वजह से जो परफॉर्मेंस इंपैक्ट होता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट टू इज मिड कैप इज अ गुड स्पेस। सेकंड, हैवियर वेट्स के जो एलोकेशंस होंगे, कोटक इमर्जिंग टॉप मिड कैप के जो इंडेक्स के वेट्स है ना, उसमें ज्यादा एक्सपोजर है उसका। तो उसमें एक बायंसी होती है क्योंकि पैसा आ रहा है। तीसरा क्या है कि आपके मिड कैप में आपको ये देखना है कि वैल्यूएशन कैसी है। इसकी जो ट्रेलिंग पी है 34% की पी है, 34 की पी है। मिड कैप में डिस्पर्शन पी का एक स्टॉक ऐसे भी है, आजकल तो नए एज के कंपनीज भी होते हैं, तो मैं पी पे थोड़ा नजर रखता हूं। जैसे कॉन्ट लार्ज कैप की 31 की पी है, राइट, दूसरी इसमें 34 की है। फिर हम एक चीज चेक करते हैं कि भाई हर कंपनी की जो अर्निंग्स की एस्टिमेट है ब्लूमबर्ग के एनालिस्टों के हिसाब से, किसमें ज्यादा हेडरूम है। इसमें अर्निंग्स आने की उम्मीद है, वैल्यूएशन ठीक है, आपको इसमें मिड कैप ही परफॉर्मेंस दे देगा। अगर ये 2-3% बीट कर दे अपने बेंचमार्क को, तो निफ्टी से आप 5-6% ज्यादा बीट करने की संभावना है। दैट्स व्हाई दैट चॉइस। ओके, चलिए, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चॉइस कोटक मिड कैप फंड, इस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अतुल भोले पर काफ़ी बात हुई है कई बार हमारी चैनल पर उनसे इस फंड को लेकर भी। मोहित, आपका जो फंड है, मैं अभी देख रहा हूँ एक्चुअली, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड। थोड़ा सा मैं अपने दर्शकों को एक डिस्क्लोजर देना चाहूँगा कि मेरी खुद की पर्सनल इन्वेस्टमेंट इस फंड में रही है काफ़ी सालों से, और मेरी SIP है इसमें रेगुलरली, तो वो मेरी तरफ से एक डिस्क्लेमर हो गया। लेकिन इस फंड ने काफ़ी आउट परफॉर्म किया और कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म किया है, और अब ये फंड भी मैं देख रहा था काफ़ी बड़ा हो गया है। तो कहीं ना कहीं इसमें एक रिस्क फैक्टर है क्या? क्योंकि 3 साल में 26% का इस स्पेस में कैगर देने वाला, कहीं ना कहीं जाकर क्या एक जिसे कहते हैं कि एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग या लॉ ऑफ एवरेजेस, कहीं ना कहीं इसके साथ आने का रिस्क रहेगा कि नहीं रहेगा? देखिए अनुज, मैं भी ये काफ़ी सालों से सोच रहा हूँ कि क्या लॉ ऑफ एवरेजेस विल कैच अप विद दिस फंड, पर अभी तक वो हुआ नहीं है। द कंसिस्टेंसी जो इस फंड ने दिखाई है वो काबिल तारीफ है। लुक, ऑनेस्टली आई थिंक ताहिर बादशाह एज अ CIO हैज बीन अ वेरी स्टेबल फिगर एट इन्वेस्को। तो उनकी फिलॉसफी बहुत ही कंसिस्टेंटली स्टेबल रही है। सो आई रियली लाइक द वे ही इज ऑपरेटेड, नॉट जस्ट मिड कैप, बट आप उनका लार्ज एंड मिड कैप देख लीजिए, आप उनका स्मॉल कैप देख लीजिए, अक्रॉस द बोर्ड दे हैव डन एक्सेप्शनली वेल अक्रॉस ऑल द कैटेगरीज। हालांकि इसके जो फंड मैनेजर हैं वो आदित्य खेमानी हैं, एक दूसरे फंड मैनेजर थे अमित कनात्रा जो छोड़ चुके हैं शायद, तो थोड़ा सा चेंज है वहाँ पर। बट स्टिल आई थिंक द वे द फंड हैज़ बीन मैनेज्ड एंड कंस्ट्रक्टेड, अभी भी आप अगर उनका सेक्टोरल एलोकेशन देखें अनुज, एंड आई थिंक शायद ये मेरे पसंदीदा सेक्टर्स रहेंगे आने वाले साल के लिए भी। रिटेलिंग में उनका 15% एक्सपोजर है, तो थोड़ा सा कंजम्पशन, मॉडर्न डे कंजम्पशन की तरफ रुख है। बैंकिंग में उनका एक्सपोजर है, हेल्थ केयर में उनका एक्सपोजर है, और कैपिटल मार्केट्स में उनका एक्सपोजर है। सो दीज आर सेक्टर्स जो मुझे लगता है वैसे भी 2026 में थोड़े से ज़्यादा, अगर आप फॉलो कर रहे हैं मार्केट ट्रेंड्स को देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनमें कुछ आउट परफॉर्मेंस की संभावना बनती है। तो फ्रॉम अ सेक्टोरल एलोकेशन पर्सपेक्टिव, कंसिस्टेंसी के लिहाज से, प्लस AUM भी देखिए आउट ऑफ प्रपोर्शन नहीं हुआ है। दो आई अंडरस्टैंड ये सारे ही फंड्स का प्रॉब्लम होता जा रहा है, कुछ तो भारतीय बाजार की डेप्थ का भी प्रॉब्लम है अनुज, ऑनेस्टली, कि अगर आप 150 का ही बास्केट है मिड कैप में, तो अब इतना स्कोप नहीं बच गया। कहीं ना कहीं शायद सेबी को भी डेफिनेशंस को थोड़ा सा ब्रॉडन करना पड़ेगा। बट मुझे लगता है कि अगर आप मिड कैप में थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, तो आई विल गो विद द कंसिस्टेंसी ऑफ दिस फंड
एंड हैज़ ऑलवेज बीन एन आउट परफॉर्मर, तो मेरी पसंद ये रहेगी। ओके, और इन्वेस्ट